हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 8 का सिविक्स। यस, और हमारा फर्स्ट चैप्टर है द यूनियन लेजिस्लेचर। तो आपने लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इसके बारे में आपको ऑलरेडी नॉलेज है। तो इस क्लास में हम इन डेप्थ जाएंगे कि ये सब होता क्या है, ये काम क्या करते हैं, इसमें कौन कौन आता है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। जरा सोचो कि कौन डिसाइड करता है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे या कम होंगे। लॉज, पॉलिसीज कौन डिसाइड करता है जो हमारी जिंदगी बदल देती हैं। और पार्लियामेंट में जब बहस हो रही होती है, हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा होता है, उस टाइम ये ऑर्डर बोलने वाले हैं कौन। तो ये सब कुछ हमें पता चलेगा इसी चैप्टर में। क्या आपको 2025 का बजट सेशन याद है, जहां पर 12 लाख तक की इनकम पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगने वाला है, ये अनाउंस हुआ। वहीं पर इस टैक्स स्लैब को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया गया और तो और 200 वंदे भारत ट्रेन्स के बारे में बताया गया। साथ ही साथ 12 लाख का अर्बन चैलेंज फंड तक अनाउंस हुआ। तो ये सब बिल्स कहाँ पास हुए? ये सब पास हुए पार्लियामेंट में। तो सोचो, अगर पार्लियामेंट नहीं होता तो विमेन रिजर्वेशन बिल, जहां पर 33% कोटा विमेन को मिलेगा, ये भी नहीं होता। वहां पर पेट्रोल डीजल के दाम कहाँ घटते, कहाँ बढ़ते, कहाँ हमारी रेलवेज का फैसला होता। तो ये सब डिसाइड होता है पार्लियामेंट में और ये आता है यूनियन लेजिस्लेचर के अंडर। तो इससे पहले कि हम इस चैप्टर की शुरुआत करें, मेरा आपसे एक सवाल है। सवाल ये कि इंडिया का असली बॉस कौन है, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर? सोच के बताना। अब शुरू करते हैं। तो इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब वैसी जैसे कि यूके में होती है। तो एक सेंटर की गवर्नमेंट है, एक स्टेट की गवर्नमेंट है, और दोनों ही लेवल्स पर इंडिया में एग्जिस्ट करती है। अब इसमें प्रेसिडेंट का क्या रोल है? तो प्रेसिडेंट एक नॉमिनल हेड है, मतलब प्रेसिडेंट को हम इंडिया का हेड ऑफ द स्टेट मानते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव है ये इंडिया का, लेकिन ये सिर्फ नाम के लिए है, असली पावर इनके पास नहीं है। So the functions of the president are carried out on the advice of prime minister and the council of ministers। तो जो भी functions हैं प्रेसिडेंट के, मतलब अगर कोई डिसीजन लेना है, कुछ भी है, तो वो प्रेसिडेंट और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर ही लिया जा सकता है। इसका मतलब कि नॉर्मल मतलब सर्कमस्टांसेस में क्या प्रेसिडेंट कोई डिसीजन नहीं ले सकता? एग्जैक्टली नहीं ले सकता। उसे हमेशा प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर चलना पड़ता है। सो अंडर नॉर्मल सब्सटेंसेस, सो प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्ट इंडिपेंडेंटली। और हमारी अभी प्रेसिडेंट कौन है? तो अभी हमारी प्रेसिडेंट है द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट है हमारी कंट्री की। तो ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट, इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल है? तो प्राइम मिनिस्टर के पास रियल पावर है और वही असली बॉस है हमारे देश का। So PM is the head of the government in India and is considered to be the most important and powerful political leader। तो ये वो हेड है जिसे लोगों की वोट द्वारा चुना गया है, तो इसलिए ये हमारा रियल हेड है। तो कौन है अभी प्रेसिडेंट? हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी। आगे बढ़ते हैं। सो इंडियन गवर्नमेंट इज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें दो मेन हेड्स हैं, एक है प्रेसिडेंट, एक है प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड एंड प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव। President acts on the advice of Prime Minister and the Council of Ministers, whereas Prime Minister heads government and exercises the real power। तो असली पावर, पॉलिसीज बनाना, लॉज बनाना, ये सब प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं, लेकिन ये किया जाता है प्रेसिडेंट के नाम पर। तो एडवाइस प्रेसिडेंट को देने यही आते हैं और मेन काम यही करते हैं, मेन पावर इन्हीं के हाथ में है।
अब बात करते हैं डिविजन्स ऑफ गवर्नमेंट पावर्स। सो कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट इनटू 3 ब्रांचेस। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो भी पावर्स हैं, जो भी फंक्शंस हैं हमारे गवर्नमेंट के, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। किस किस में? सबसे पहला है लेजिस्लेचर, सो L फॉर लेजिस्लेचर एंड L फॉर लॉज, करेक्ट। दूसरा एग्जीक्यूटिव, E फॉर एग्जीक्यूटिव बट E फॉर एनफोर्सेस द लॉज, ठीक है। जुडिशरी, इट इंटरप्रेट्स द लॉज। तो सबसे पहला काम है लेजिस्लेचर का। लेजिस्लेचर का काम है कि वो लॉज पॉलिसीज बनाएंगी। एग्जीक्यूटिव उन लॉज और पॉलिसीज को इन्फोर्स करेगा, और जुडिशरी ये ध्यान रखेगा कि ये सब कुछ फॉलो हो रहा है या नहीं, और फॉलो कराना इनका काम है। तो आप समझ गए। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ लेजिस्लेचर के बारे में बात करने वाले हैं। दिस लेजिस्लेचर इंश्योर्स द बैलेंस ऑफ पावर अमंग द ब्रांचेस। अब ये जो 3 ब्रांचेस बनाई गई हैं, ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, ये चीज इंश्योर करती है कि हमारी कंट्री में जो पावर है ना, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहे। अब जैसे अगर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की बात करें ना, आप फिर भी इनमें कॉमन लोग पाओगे, लेकिन जुडिशरी बिल्कुल अलग है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से। एंड जुडिशरी अपने उनके फंक्शंस, उनके रोल्स बिल्कुल अलग हैं, और लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के कामों में हाथ नहीं, उनको तंग नहीं कर सकती, मतलब उनके कामों में टांग नहीं अड़ा सकती। तो सबके अलग पावर हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन ने इन तीनों के बीच की पावर को बैलेंस किया है। अब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, अब ये होती क्या है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब है कि रियल पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट ही है जो लॉज पॉलिसीज बनाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट में वो लोग बैठते हैं जिन्हें आम जनता सिलेक्ट करती है। सो इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट इज मेड अप ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, जिन्हें हम वोट देते हैं वही जाके पार्लियामेंट में बैठते हैं। सो पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ आवर कंट्री। दैट्स व्हाई वी से दैट इंडिया की जो डेमोक्रेसी है दैट इज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। सो पीपल एंजॉय द सुप्रीम पावर थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव? अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है कि लेजिस्लेचर जो है, लेजिस्लेचर मतलब इसमें आती है पार्लियामेंट, और एग्जीक्यूटिव में आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और ये काफी क्लोजली लिंक्ड है। आफ्टर जनरल इलेक्शंस लोकसभा इज फॉर्म्ड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो जब जनरल इलेक्शंस होते हैं हमारी कंट्री में, उसके बाद लोकसभा उन लोगों से बनती है जो जिनको लोग चुनते हैं, मतलब जो इलेक्शन में जीतते हैं, करेक्ट। सो प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी। अब प्रेसिडेंट क्या करता है कि मान लो एक पार्टी, 2 पार्टीज है हमारे पास, ए है और बी है। ए पार्टी मेजॉरिटी से जीत गई, ए पार्टी का जो लीडर होगा उसको ये बना देंगे क्या? प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देगा। सो प्रेसिडेंट अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी और अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और अ ग्रुप एज द प्राइम मिनिस्टर। अब इसमें जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिलेक्ट करेगा। इनके बारे में आप आगे भी पढ़ोगे, मतलब नेक्स्ट चैप्टर में यूनियन एग्जीक्यूटिव में भी आप इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, चिंता नहीं करनी है। तो देखो प्रेसिडेंट ने क्या किया, जो पार्टी जीती, मतलब जिस पार्टी के ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट जीते और जो मेजॉरिटी में आई, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, उसके हेड को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देगा। प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा, अपनी एक सेना बनाएगा, सेना जिसे हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बुलाते हैं। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन सिलेक्ट करेगा? प्राइम मिनिस्टर खुद, और ये लिस्ट जाएगी प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट इन सब को एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंट कर देगा। तो ये होता है पूरा प्रोसेस। सो प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यूजुअली फ्रॉम लोकसभा, और अगर उसका मन हो तो वो राज्यसभा के मेंबर्स को भी अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में चूज कर सकता है। देन लोकसभा कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। अब लोकसभा का क्या कंट्रोल है एग्जीक्यूटिव पर? तो एग्जीक्यूटिव लोकसभा बेसिकली एग्जीक्यूटिव को, विच इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनको कंट्रोल करती है। कोई भी डिसीजन, अब ये जो लोग हैं ना, इनके पास बड़े इंपॉर्टेंट विभाग हैं।
जैसे कि होम मिनिस्ट्री है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, रेलवे मिनिस्ट्री है। तो अगर कुछ भी होता है, कोई भी चीज होती है, सो दीज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर आंसरेबल टू द पीपल, सो दीज आर आंसरेबल टू लोकसभा एंड ऑल द पॉलिसीज, डिसीजंस एंड एक्शंस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय इट। मतलब ऐसा नहीं है कि ये कुछ भी कर सकते हैं, जो भी ये करना चाहते हैं वो पहले अप्रूव होना चाहिए, उसके बाद ही इनके पॉलिसीज, इनके डिसीजंस और एक्शंस आगे रिफ्लेक्ट हो सकते हैं। देन पार्लियामेंट हैज द फाइनल अथॉरिटी टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द एग्जीक्यूटिव डिसीजन। तो पार्लियामेंट के पास फाइनल अथॉरिटी है कि जो भी डिसीजंस लिए हैं एग्जीक्यूटिव ने, उनको एक्सेप्ट करना या उनको रिजेक्ट करना, ये सब आता है पार्लियामेंट के हाथ में। अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो एक्सेप्ट कर सकती है, अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो इन डिसीजंस को रिजेक्ट भी कर सकती है। इतनी बात क्लियर हुई? तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट होता है? वो लीडर जो मेजॉरिटी पार्टी का विनर होता है। करेक्ट। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को सिलेक्ट करता है एंड फाइनली ये लिस्ट जाती है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट इन्हीं सारे मिनिस्टर्स को उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंट कर देता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास ये एग्जीक्यूटिव में आते हैं और इनके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं हमारी कंट्री के, जैसे होम मिनिस्ट्री हो गई, जैसे रेलवे मिनिस्ट्री हो गई। तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ये कुछ डिसीजंस, कुछ पॉलिसीज, कुछ लॉज बना सकते हैं, लेकिन बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के ये रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, रिकॉल हो गया, समझ आ गया? डाउट होगा तो आज क्वेश्चन सेक्शन पर पूछना है या फिर लर्नो हब स्वयं में क्लास को बुक करना है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमने बात की थी कि हमारा देश बहुत बड़ा है, मतलब हमारी कंट्री सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है वर्ल्ड में, 1.4 बिलियन पीपल। तो इन लोगों को अगर हम चाहें कि सिर्फ सेंटर में बैठी हुई सरकार सब कुछ संभाल ले, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमारी कंट्री में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अभी जब आप क्लास 9th में जाओगे तो सिविक्स में आप ये सारे वर्ड्स को और डिटेल में पढ़ोगे। तो हमारी कंट्री एक फेडरल सिस्टम पर चलती है। फेडरल सिस्टम मतलब कि एक तो सेंटर की सरकार है और इस सेंटर की सरकार के नीचे स्टेट्स की अपनी अपनी सरकारें हैं। जैसे हर स्टेट, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, सबकी अपनी अपनी सरकारें भी हैं और उन्हें हम स्टेट गवर्नमेंट्स बुलाते हैं। अब हर स्टेट गवर्नमेंट अपनी स्टेट की बेटरमेंट के लिए काम करती है। सबकी पॉलिसीज अलग हो सकती हैं। मान लो केरला के जो एजुकेशन सिस्टम है, केरला की एजुकेशन पॉलिसीज और गुजरात की एजुकेशन पॉलिसीज अलग हो सकती हैं। तो ड्यू टू दिस वास्ट साइज द सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट मीट ऑल द नीड्स। तो इसीलिए हमने अपनी कंट्री को स्टेट्स में डिवाइड किया है और हर स्टेट को एक गवर्नमेंट दी गई है। सो दिस इज हाउ द पावर ऑफ डिवीजन इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। क्लियर? अब रिकैप करते हैं, क्विक रिकैप अबाउट द पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर। सो पीपल इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव, तो लोग अपना वोट देंगे। पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी और इस द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर फॉर्म्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड लोकसभा एक्सरसाइजेस द कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। अब लोकसभा के जो मेंबर्स वहां पर बैठे होंगे ना, वो कंट्रोल करेंगे कि जो भी डिसीजन पास हो रहे हैं, जो भी एग्जीक्यूटिव ने डिसीजन पास किए हैं, क्या उन्हें एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। देन द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स लेजिस्लेचर पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। तो यूनियन सोच के डरना नहीं है, यूनियन का मतलब है हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो भी होता है, जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं ना, वो 3 लिस्ट के अंडर लिए जाते हैं। कौन कौन सी हैं? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, समझे ये क्या होती हैं तीनों? तो यूनियन लिस्ट के अंडर आते हैं 97 सब्जेक्ट्स, स्टेट लिस्ट के अंडर आते हैं 66 और कॉन्करेंट के अंदर आते हैं 47 सब्जेक्ट्स।
अब यूनियन लिस्ट के अंडर कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो इसमें वो सब्जेक्ट्स आते हैं जो पूरे देश को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि डिफेंस हो गया, जैसे कि बैंकिंग हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं यूनियन लिस्ट के अंडर, मतलब जिसमें पार्लियामेंट इनके ऊपर डिस्कशन करती है और वही डिसीजंस लेती है। देन स्टेट लिस्ट के अंडर आते हैं 66 सब्जेक्ट्स, ओनली स्टेट लेजिस्लेचर कैन लेजिस्लेट ऑन इट, मतलब सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर इनके ऊपर डिस्कशन कर सकती है। जैसे अगर हम पुलिस की बात करें तो हर एक एरिया के पुलिस की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, राइट तो स्टेट अपने अपने पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर डिस्कशंस करती है और अकॉर्डिंगली ये उनके अंडर आता है। एग्रीकल्चर हो गया, इवन एजुकेशन डिपार्टमेंट्स भी कुछ स्टेट्स के अंदर आते हैं। देन कमिंग ऑन टू द कॉन्करेंट लिस्ट, तो ये वो लिस्ट है जिसपे पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों मिलकर बहस करती हैं। मान लो कोई ऐसा डिसीजन है जिसपे पार्लियामेंट और स्टेट बहस कर रही हैं और दोनों ना एक ही बात पे फाइनलाइज कर नहीं पा रहे हैं, मतलब एक फाइनल सॉल्यूशन निकल नहीं पा रहा है, तो उस केस में जो यूनियन डिसाइड करती है वही फाइनल डिसीजन होता है। सो यूनियन लॉ प्रिवेल्स इन केस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। अब शुरू करते हैं सबसे पहली लिस्ट से, दैट इज द यूनियन लिस्ट, जिसमें 97 सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे कि नेशनल इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, रेलवेज, करेंसी, सिटीजनशिप। तो ये वो चीजें हैं जो हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस की हैं। ओनली यूनियन पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर दीज सब्जेक्ट्स। नाउ द स्टेट लिस्ट, इसमें किसी भी स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर कैसा होगा, पुलिस कैसी होगी, पब्लिक हेल्थ कैसा होगा, स्टेट ट्रांसपोर्ट कैसा होगा, रोड्स, एग्रीकल्चर और लैंड रेवेन्यू। तो ये रीजनल इंपॉर्टेंस की चीजें हैं या स्टेट इंपॉर्टेंस की चीजें हैं, ये स्टेट लिस्ट के अंडर आती हैं। देन स्टेट लेजिस्लेचर कैन ओनली मेक लॉज फॉर दीज। कमिंग ऑन टू द थर्ड वन, दैट इज अ कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें 47 सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे कि एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, मैरिजेस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर, वाइल्ड लाइफ। तो ये स्टेट लेवल की भी चीजें हैं, स्टेट के इंटरेस्ट की भी चीजें हैं और ये नेशनल इंपॉर्टेंस की भी चीजें हैं। तो इसमें दोनों ही यूनियन और स्टेट मिलकर डिसीजंस लेती हैं। सो बोथ द यूनियन एंड द स्टेट लेजिस्लेचर कैन लेजिस्लेट, लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो यूनियन की बात मानी जाएगी। तो हम इतनी देर से, जो कि इस चैप्टर में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है लेजिस्लेचर, तो हम काफी देर से लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं। तो लेजिस्लेचर होता क्या है? लेजिस्लेचर का असली मतलब होता है कि जब वो लोग जिन्हें जनता ने सिलेक्ट किया है, वो लोग जिनके पास पावर है, वो कोई लॉज या पॉलिसीज बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लेजिस्लेचर। तो अब हम बात करने वाले हैं यूनियन पार्लियामेंट की, और उससे पहले मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। एक सवाल ये कि एजुकेशन पॉलिसी किसके अंडर आती है, यूनियन, स्टेट या फिर कॉन्करेंट में? सोचो और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। दूसरी बात, उस स्टेट का मुझे नाम बताओ जिसकी मेडिकल फैसिलिटीज कोविड टाइम पे सबसे बेस्ट मानी गई। तो मुझे उस स्टेट का नाम भी आप कमेंट सेक्शन में बताना। आगे बढ़ते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द यूनियन पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट क्या होता है? पार्लियामेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की वो बॉडी होती है जो लॉज बनाती है। सो पार्लियामेंट इज द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ इट हैज 2 हाउसेस, तो इसे हम बाय कैमरल भी बुलाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है बाय कैमरल लेजिस्लेचर। बाय का मतलब होता है 2 और कैमरल का मतलब होता है कंपार्टमेंट्स या फिर हाउसेस। तो इसी तरह हमारा जो पार्लियामेंट है उसके भी 2 हाउसेस हैं, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। लोकसभा वो सभा है जो लोगों के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव से बनती है। इट इज द हाउस ऑफ द पीपल। लोक का मतलब क्या होता है? लोक मतलब होते हैं लोग, लोगों की सभा। सो इट इज द हाउस ऑफ द पीपल। दूसरा, राज्यसभा। राज्यसभा इज द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स। यहाँ पर स्टेट्स के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं। तो दोनों में डिफरेंस समझ आ गया। और इसीलिए क्योंकि इसमें 2 हाउसेस हैं या 2 चेंबर्स हैं, इसीलिए हम इसे बुलाते हैं क्या? यस, बाय कैमरल लेजिस्लेचर। तो किसी वर्ड में कोई परेशानी, कोई दिक्कत, तो आपको पता है कहाँ पूछना है, या फिर लर्न हब स्वयं में क्लास को बुक कर लेना है। देन द प्रेसिडेंट इज द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। कोई भी डिसीजन हो, कोई भी लॉ है, फाइनली जो बनेगा उसके ऊपर
प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए ही चाहिए। तो प्रेसिडेंट is integral part of this parliament. Now talking about the first house, that is the lower house, that is the house of the people, लोक सभा। तो इसकी कॉम्पोजिशन क्या है? तो अगर आप इसकी कॉम्पोजिशन देखो तो इसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 552 मेंबर्स की। कितने मेंबर्स हैं? ये नंबर्स जो है ना पता होने चाहिए, ठीक है, भूलने नहीं है, पता होने चाहिए। सो 530 मेंबर्स जो हैं दे आर इलेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट्स। तो 530 मेंबर्स अलग अलग स्टेट से इलेक्ट होकर आते हैं। 20 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम यूटीज, 20 यूटी से इलेक्ट होकर आते हैं। कितने हो गए? 550। अब बचे 2 मेंबर्स। तो ये 2 मेंबर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, अगर जरूरत हो तो, ठीक है। तो ये अगर जरूरत पड़े तो इलेक्ट होते हैं। नाउ द प्रेजेंट स्ट्रेंथ अगर हम 17th लोकसभा की देखें, सो इट इज 545 मेंबर्स आर देयर। तो ये तो हो गया 17th लोकसभा का। लेकिन अगर हम 18th लोकसभा की बात करें, ये लोकसभा जब 2024 में इलेक्शंस हुए थे उसके बाद जो बनी थी, तो अभी प्रेजेंट मेंबर्स हैं हमारे पास 543 मेंबर्स, राइट। तो 17th लोकसभा में थे 545 मेंबर्स और अभी हैं 543 मेंबर्स। दिस इज द 18th लोकसभा। नाउ द क्वालिफिकेशंस। अब क्या क्या क्वालिफिकेशंस देखी जाती हैं लोकसभा के मेंबर बनने के लिए? पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो हमारे देश का नागरिक होना चाहिए। तो दैट पर्सन मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। उसकी एज कम से कम 25 साल होनी चाहिए और वो एक रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए। मेरे पास ना एक सवाल है आपके लिए जो मेरे दिमाग में बहुत बार आता है और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देशवासियों के दिमाग में भी आता होगा। और वो सवाल ये है कि जैसे अभी हमने देखा कि उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होने चाहिए। क्वालिफिकेशंस जो है ठीक है, वो तो बहुत जरूरी है। क्या आपको नहीं लगता कि उसमें थोड़ी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ऐड होनी चाहिए? इसके बारे में आप क्या सोचते हो ये मुझे जरूर बताना। मैं जानना चाहूंगी कि आप क्या सोचते हो, इन लीडर्स की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वोटिंग बाय द सीक्रेट बैलेट। अब आपने देखा ही होगा, अगर आप कभी, वैसे तो अंदर जाने नहीं देते हैं, लेकिन आपने देखा होगा लंबी लंबी लाइंस लगती हैं वोट डालने के लिए। और जहां पर वो वोट डाला जाता है, आपने स्कूल्स में बच्चों को दिखाते भी हैं, मतलब एक वो डेमो टाइप में दिखाते भी हैं कि वो एक पूरा बंद सा एक एरिया होता है, कंपार्टमेंट होता है, जहां पर जाके आप वोट डालते हैं। क्यों? क्योंकि जो वोट आपने डाला है वो सीक्रेट है, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई आपसे फोर्सफुली पूछ सकता है। बात क्लियर हुई? सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स द इलेक्शंस आर कंडक्टेड यूजिंग अ सीक्रेट बैलेट सिस्टम एंड कंट्री इज डिवाइडेड इनटू इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज, हमारा देश अलग अलग इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी ना, जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आप पढ़ोगे कि ये भी अलग अलग तरह की होती हैं, जैसे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो ये जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है ना, इनसे जो इलेक्ट होकर जो लोग मतलब जीतते हैं, इलेक्ट होते हैं, वो फिर आकर हमारे लोकसभा में बैठते हैं। सो ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स वन कैंडिडेट थ्रू द सीक्रेट बैलेट एंड वोटर्स चॉइस इज कॉन्फिडेंशियल, इट इज नॉट रिवील्ड पब्लिकली। मतलब ऐसे नहीं कि वोट दिया उसके बाद ऐसे दिखाया। तो आपने स्कूल में क्लास के लिए कोई इलेक्शंस हुए होंगे, क्लास में इलेक्शंस हुए होंगे, या फिर से हेड गर्ल हेड बॉय के लिए इलेक्शंस हुए होंगे। तो वहां पर आप क्या देखते हो कि ऐसे ही छुपा के वोट देते हो, ऐसे फटाफट से उस चिट को ऐसे बंद करते हो और सीक्रेट बैलेट में डाल देते हो। तो एग्जैक्टली वैसे ही होता है। बट अब फर्क इतना हो गया है कि पहले हम स्टैंप लगाते थे उस लिस्ट के ऊपर, लेकिन अब क्या करते हैं, अब एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है और उसमें हम बटन दबाते हैं। Now, coming on to the universal adult franchise, very important. तो अगर आपको मैं पूछूं तो आपने कभी लोकसभा के इलेक्शंस के लिए वोट किया है? सोच के बताओ जरा, किया है कभी? नहीं किया होगा। मम्मी पापा जाते होंगे वोट देने, लेकिन आप नहीं जाते हो, उस दिन छुट्टी जरूर मिल जाती है स्कूल से। तो यस, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है कि
हर एक सिटीजन जो 18 साल से ऊपर है, 18 साल या उससे ऊपर का है, उसे वोट देने का अधिकार है। सो एवरी एडल्ट सिटीजन हैज द राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो कोई आपको, अगर आप 18 के हो या उससे ऊपर के हो और आप अगर हमारे देश के सिटीजन हो, तो कोई आपको ये नहीं बोल सकता कि आप लड़का हो या लड़की हो तो आप वोट मत दो, आप इस रिलीजन से हो तो वोट मत दो, आप इस रीजन से हो, कास्ट, क्रीड, कलर, कुछ भी हो, आपका अधिकार है वोट और वो आप दे सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। तो इसमें एज्ड 18 एंड अबव, दैट इज द क्राइटेरिया। और दूसरा, वोटिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, 1 पर्सन 1 वोट। इसका मतलब ये नहीं कि जिसके पास पैसे हैं वो 2 वोट दे सकता है, या जो गरीब है उसका 1 वोट भी वो नहीं दे सकता, तो ऐसा नहीं है। इट इज ऑन द राइट टू इक्वालिटी, ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है जिसके बेसिस पर हम एक वोट, एक इंसान एक वोट हमारा अधिकार है। नेक्स्ट, द टर्म ऑफ लोकसभा। अब लोकसभा में जो लोग इलेक्ट होते हैं वो कितना टर्म होता है उनका, तो वो होता है 5 years। सो प्रेसिडेंट मे डिसॉल्व इट बिफोर इट्स टर्म्स एंड इफ द रूलिंग पार्टी लूजेस द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी। अब मान लो कि जो प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट हुआ था उसकी जो पार्टी थी वो उस टाइम मेजॉरिटी में थी जब इलेक्शन जीते थे वो, अब किसी वजह से वो पार्टी मेजॉरिटी में नहीं रहती है, कुछ मेंबर्स विड्रॉ कर जाते हैं, तो अब क्या होगा, अब प्रेसिडेंट इस टर्म को डिसॉल्व कर सकता है बिफोर 5 years, बिफोर द टाइम। ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी टर्म कैन बी एक्सटेंडेड टिल 1 year। अब मान लो किसी भी तरह की नेशनल इमरजेंसी आ जाती है तो उस समय पर इस टर्म को 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। अगेन ये प्रेसिडेंट के हाथ में है। नाउ, हु इज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, तो वो इंसान कौन है जो वहां पर बैठ के ऑर्डर बोलता है जब लोग बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं। सो सो ही इज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड द स्पीकर इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा। क्या क्या फंक्शंस हैं? फंक्शंस हैं मीटिंग्स को कंडक्ट कराना लोकसभा में, maintains discipline in the house and supervises the work of the house। तो मीटिंग्स को कंडक्ट कराओ, उस हाउस में, लोकसभा में डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए और लोगों के काम को सुपरवाइज करना भी स्पीकर का ही काम है, राइट। तो ये जो आप यहाँ पर फोटो देख रहे हो ये कौन है? ही इज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। इनका नाम है ओम बिरला, जो कि बीजेपी के एमपी हैं फ्रॉम कोटा राजस्थान। क्लियर? दूसरी बात, ये 2019 के लोकसभा इलेक्शंस के बाद भी एज स्पीकर ऑफ लोकसभा इलेक्ट हुए थे और 2024 के लोकसभा के इलेक्शंस के बाद भी ये स्पीकर ऑफ लोकसभा री इलेक्ट हुए हैं। अब ये वीडियो शूट हो रही है आज के दिन, तो आज की डेट है 1 अगस्त। तो 1 अगस्त को क्या हमारे लोकसभा के सेशन चल रहे हैं, लोकसभा का सत्र चल रहा है? तो यस, लोकसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है और मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज गोइंग ऑन। और इस सेशन में सबसे हॉट डिबेट पता क्या है? ऑपरेशन सिंदूर, जो कि मई के फर्स्ट हाफ में हुआ था। अब ये सेशन शुरू हुआ था 21 जुलाई से और ये चलेगा 21 अगस्त तक, और इसके बीच में 12 अगस्त से 18 अगस्त तक ये सेशन बंद रहेगा ड्यू टू द सेलिब्रेशंस ऑफ इंडिपेंडेंस डे। तो आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो, करंट अफेयर्स तो पता होने चाहिए ना, साथ के साथ क्या चल रहा है। नाउ द राज्यसभा, सो राज्यसभा को हम अपर हाउस बुलाते हैं एंड द कॉम्पोजिशन इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज 250। वहां पर कितनी थी? वहां पर स्ट्रेंथ कितनी थी? रिकॉल करो और मुझे बताना। 238 members represent the state and union territories, so they are elected by the state legislative assembly and seats are allotted based on the population। तो ये जो सीट्स अलॉट होती हैं ये पॉपुलेशन के बेस पर होती हैं। So 12 members are nominated by the president for the achievements in art, literature, science and social services। तो आप मुझे ये 12 मेंबर्स में से किसी एक मेंबर का नाम बताओगे जो प्रेजेंटली राज्यसभा का मेंबर हो?
तो इसमें से एक बहुत ही कॉमन नाम है सुधा मूर्ति जी। सुधा मूर्ति जी जो इन्फोसिस से लिंक्ड हैं, वो इस टाइम पर हमारे राज्यसभा की मेंबर हैं फॉर हर नोबल वर्क इन सोशल कॉजेस एंड एजुकेशन। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया, और भी टोटल 12 मेंबर्स हैं, तो आप बाकी आप पढ़ना, लिस्ट पढ़ना और मुझे भी बताना। नाउ द चेयरपर्सन एंड द क्वालिफिकेशन। तो राज्यसभा के चेयरपर्सन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और करंटली वाइस प्रेसिडेंट कौन है बताओ मुझे? धनखड़ जी। तो रिसेंटली आपने न्यूज में सुना होगा कि धनखड़ जी ने रिजाइन कर दिया स्टेटिंग हिज हेल्थ रीजंस। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर उन्होंने रिजाइन कर दिया तो अब यहाँ पर चेयरपर्सन कौन होगा? सो ही विल बी कौन, बताना मुझे, ठीक है? नहीं तो मैं नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगी। सो क्वालिफिकेशंस ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। सो राज्यसभा मेंबर्स ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। उनकी एज कम से कम 30 साल होनी चाहिए और वो हमारी कंट्री का रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए। नाउ द टर्म ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है जिसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता और हर एक मेंबर 6 साल तक रहता है। अब इसमें एक और चीज है कि 1/3 मेंबर्स दे रिटायर एवरी 2 years और फिर उन्हें री इलेक्ट किया जाता है। नाउ द फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के ना अलग अलग फंक्शंस है, जैसे लॉ मेकिंग, बजट और भी बहुत कुछ। तो मेन फंक्शंस की यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले है लॉ मेकिंग। सो पार्लियामेंट कैन फ्रेम न्यू लॉज एंड अमेंड द एग्जिस्टिंग, इट कम्स अंडर यूनियन एंड द कॉन्करेंट लिस्ट। तो पार्लियामेंट लॉज बनाता है, नए लॉज बनाता है, या फिर जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनमें कुछ चेंजेस लाता है। जैसे जैसे देश आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे हमारी करंट सिचुएशंस चेंज हो रही हैं, जैसे हमारा देश में बदलाव आ रहे हैं, उस तरह इन लॉज को चेंज करना या नए लॉज लाना या लॉज को अमेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है और वही काम हमारी पार्लियामेंट करती है। नेक्स्ट, मनी बिल। सो एनुअल बजट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा। तो ये जो मनी बिल है ना, ये भी लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है। नो मनी कैन बी स्पेंट और रेज्ड विदाउट लोकसभा अप्रूवल। कोई भी पैसा लोकसभा की परमिशन में के बिना या लोकसभा के अप्रूवल के बिना नहीं खर्च कर सकते। देन द पार्लियामेंट कैन पास लॉज ऑन द स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट्स इन स्पेशल केसेस। तो पार्लियामेंट भी कुछ लॉज पास कर सकती है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में ही। पार्लियामेंट के पास ये भी पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। कमिंग ऑन टू द बजट। तो बजट होता क्या है? तो बजट बेसिकली हमारे देश का एनुअल इनकम और एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का, कि कितना पैसा आया और कितना कहां पर खर्च हुआ। सो प्रेजेंटेड एनुअली इन द लोकसभा। हर साल बजट लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है। लोकसभा के पास पावर्स हैं कि वो इस बजट को अप्रूव करें या फिर रिजेक्ट करें एंड सजेस्ट द कट्स इन द एक्सपेंडिचर। तो लोकसभा के पास ये पावर्स हैं, क्या ऐड करना है, क्या डिलीट करना है, या फिर कहां पर एक्सपेंडिचर को कट करना है, ये लोकसभा में बोला जा सकता है। तो एमपीज ये सारी बातें रख सकते हैं। द कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। तो पार्लियामेंट सुपरवाइजर्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो हमारी पार्लियामेंट इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को सुपरवाइज करती है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर एक भी नो कॉन्फिडेंस मोशन का एक भी वोट आ जाए तो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ता है और ये सरकार गिर जाती है। क्या ऐसा कभी हुआ है? यस, हुआ है। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बस ऐसे ही गिर गई थी, क्योंकि उन्हें चाहिए थे 270 वोट्स, जिसमें से सिर्फ 269 आए थे। तो मतलब एक वोट से पूरी सरकार गिर गई थी। नेक्स्ट, MPs कैन क्वेश्चन मिनिस्टर्स एंड डिस्कस द पॉलिसीज। देन पार्लियामेंट कैन पास एन एडजॉर्नमेंट मूवमेंट अंडर अर्जेंट सिचुएशंस। मान लो देश में कोई अर्जेंट सिचुएशन आ गई है, कोई लॉ एंड ऑर्डर का इम्बैलेंस हो गया है, या फिर कोई बड़ा एक्सीडेंट या कोई बड़ा स्कैम हो गया है, तो उस केस में एडजॉर्नमेंट मोशन पास किया जा सकता है बाय एनी ऑफ द MPs, किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से। और इस सिचुएशन में इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो भी मुद्दों पे डिस्कशन हो रही है उन सब को साइड में रखकर पहले इस मुद्दे पर बात की जाए। सो दैट इज व्हाट इज एडजॉर्नमेंट मोशन।
Now the judicial functions. So judicial functions can impeach or remove. So parliament can impeach or remove president, vice president and judges of Supreme Court or High Court for misuse of authority or violation of the Constitution. तो अगर मान लो किसी भी तरह से प्रेसिडेंट ने, वाइस प्रेसिडेंट ने या फिर हाई कोर्ट के या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज ने कोई मिसकंडक्ट किया या फिर ये बोल सकते हैं कि अपनी पावर का मिसयूज किया या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया, तो उस चक्कर में उनको पार्लियामेंट हटा सकती है। तो ये जुडिशियल फंक्शंस होते हैं हमारी पार्लियामेंट के पास। नेक्स्ट, इलेक्टोरल फंक्शन। सो पार्लियामेंट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। तो इन्हें दीज आर सिलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज। इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को हम इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। इनडायरेक्टली कैसे? मतलब लोकसभा में कौन लोग बैठे हैं जिन्हें हमने सिलेक्ट किया है, करेक्ट? तो यही लोग मिलकर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करते हैं। तो इनडायरेक्टली वोटिंग होती है आम आदमी के ही थ्रू। तो जिन लोगों को हम सिलेक्ट करेंगे वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे। तो ये भी एक काम होता है पार्लियामेंट का। नाउ द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट का सेशन मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर। तो साल में एटलीस्ट 2 बार इनको मिलना पड़ता है। एंड फॉर एनी सेशन टू बी वैलिड एटलीस्ट 10% ऑफ द टोटल मेंबरशिप मस्ट बी प्रेजेंट। तो किसी भी सेशन को वैलिडेट करने के लिए कि हाँ ये सेशन हुआ था, उसके लिए कम से कम 10%, टोटल मेंबर्स में से 10% प्रेजेंट होने चाहिए और मिनिमम अटेंडेंस इज कॉल्ड एज कोरम। तो मिनिमम 10% मेंबर्स मतलब कि अभी प्रेजेंटली हम 18th लोकसभा में देखें तो 18th लोकसभा में 543 मेंबर्स हैं। तो इन 543 मेंबर्स के 10% मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए। मतलब कि 10% निकालो 543 का, निकालो जल्दी से। तो मैथ्स भी करेंगे आज हम यहाँ पर, राइट? तो वैसे तो ये काफ़ी पॉइंट्स में आंसर आया है, हम इसको 54 ले लेते हैं। तो एटलीस्ट 54 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए, तभी उसे कोरम कहा जाएगा। तो तभी वो एक सक्सेसफुल सेशन होगा पार्लियामेंट का। अब वैसे तो हम बोल रहे हैं कि एटलीस्ट उन्हें 2 बार मिलना चाहिए, लेकिन इन रियलिटी हमारी कंट्री में ये 3 बार मिलते हैं। सबसे पहले फरवरी से मई तक के बीच में बजट सेशन होता है। अभी चल रहा है मॉनसून सेशन और इसके बाद एक विंटर सेशन चलेगा। तो बजट सत्र, मॉनसून सत्र और विंटर सत्र, तो ये 3 सत्र हमारे या सेशंस हमारे कंट्री में होते हैं पार्लियामेंट के। तो आई होप आपको इस चैप्टर में सब कुछ समझ आया है। डाउट लगेगा ना तो पूछ लेना, कभी भी कहीं भी पूछ लेना, आस्क क्वेश्चन सेक्शन में, नहीं तो क्लास को बुक कर लेना। मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं इस चैप्टर में, मैं चाहती हूँ कि आप उन सब को कॉपी में लिखते जाएं। जब वीडियो खत्म हो तो उन सबको आप चैट में एज आंसर लिख दें। तो मैं आपके आंसर्स का वेट करूंगी और अब आपको नेक्स्ट टाइम मिलूंगी विद द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड एज यू ऑल नो, लर्न हो मतलब फ्री है पर बेस्ट है।